आज अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक सामाजिक विज्ञान हमारा पर्यावरण से अध्याय 3 हमारी बदलती पृथ्वी के अंतर्गत भाग 3 में चर्चा कर रहे हैं प्रमुख स्थलाकृतियाँ। उनके अंतर्गत आज पढ़ेंगे नदी के कार्य। तो प्यारे बच्चों, निरंतर वीडियो देख रहे हैं ना। अब पिछला वीडियो देखा था हमने, अंतर्जात बलों को पढ़ा। अब क्या पढ़ रहे हैं? बहिर्जात बल पढ़ रहे हैं, जो पृथ्वी के बाहर कार्य करते हैं, बहुत तेजी से कार्य निरंतर करते रहते हैं। तो उसी के अंतर्गत आज पढ़ेंगे नदी के कार्य। तो देखिए, समझते हैं। तो हमने बात की थी प्यारे बच्चों बहिर्जात बलों की, जो कहाँ कर रहे हैं? बाहर काम कर रहे हैं। तो ये बल बाहर कार्य करते हैं, मतलब निरंतर कैसे कैसे, देखो, अपर्दन का कार्य और निक्षेपण का कार्य करता है। तो पहले ये समझ लो, ये अपर्दन होता क्या है, नोट करते जाना साथ के साथ। अपर्दन क्या होता है? अपर्दन होता है पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है उसको निरंतर क्या करना? काटना, पीटना, उसको खुरचना। तो कैसे खुरचेंगे? कौन खुरचता है? जो दिन रात सोता नहीं है, काम करता रहता है। तो प्रकृति है ऐसे। कौन कौन है जो सोते नहीं है, काम करते हैं? देखो कौन कौन है। नदी है, बहता जल अनवरत बहता रहता है नदियों में। पवन है, कभी रुकते देखा है? नहीं, हमेशा चलती है। ठीक है, गति होती है पवन या वायु कहिए, विंड कहिए, इसमें गति होती है, ये रुकी हुई नहीं होती है। समुद्री तरंगे हमेशा छपाक छपाक आती रहती हैं। और हिमनद यानी कि बर्फ की नदी, ये ऐसे घटक हैं जो निरंतर बाहर कार्य करते हैं और इनके परिणाम स्वरूप बहुत सारी स्थलाकृतियाँ बन जाती हैं। स्थल पर आकृतियों का निर्माण होना, भूदृश्य बनना, स्थलाकृतियाँ कहलाती हैं। देखिए, ये तो हम समझ चुके थे, एक बार फिर देख लो। एक्सोजेनेटिक शब्द है, एक्सोजेनेटिक। तो एक्सो मतलब बाहर, जेनिक मतलब उत्पत्ति, बाहर से, बाहर वाली चीजें ये है। तो अपर्दन इन सब हो रहा है, ऊपरी भाग को काट छाट करेंगे और फिर क्या करते हैं? परिवहन करते हैं। और लास्ट में जाकर क्या होते हैं? जब थक हार जाते हैं तो क्या करते हैं? निक्षेपण कर देते हैं, जमाव कर देते हैं लाकर। तो देखते हैं, सबसे पहले हम किसको चर्चा करेंगे आज के वीडियो में? डिटेल से चर्चा करेंगे नदी के कार्य। नदी भी तो कुछ कार्य करती है। देखिए ना, नदी कहाँ से निकलती है? पहाड़ों से निकलती है। जैसे गंगा कहाँ से निकली? गंगोत्री ग्लेशियर से निकली। यमुना यमुनोत्री से निकली। ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकली? मानसरोवर झील से निकली। ऐसे ही और भी नदियां हैं, देखते हैं। यह है नदी के कार्य। सबसे पहले नदी के कार्यों में क्या है? जलप्रपात बड़ा महत्वपूर्ण है। नदी उत्पत्ति स्थल कहाँ है? किसी हिमनद से हो सकता है, जैसे गंगा गंगोत्री से है, वहां से निकली तो उसकी कैसा होता है? ढाल ऊपर का कैसा होता है प्यारे बच्चों? पहाड़ी से निकली तो कैसा है? तीव्र ढाल है। तो वो काट छाट क्या करेगी? बहुत ज़्यादा करेगी। स्पीड, गति कैसी रहेगी? बहुत तेज रहेगी। अपने रास्ते में आने वाले कंकर पत्थरों को क्या करती है? लुढ़काती जाती है और गोल गोल उनमें काट छाट करते जाती है धीरे धीरे। अब क्या करेगी? ऊंचाई वाले स्थानों से वो क्या करती है? अचानक से नीचे गिरती है। यहाँ से आई और नीचे छपाक से गिरी। अब गिरी कहाँ? खड़े ढाल से। कहां से गिरी? खड़े ढाल से। और नीचे किस पे गिरी? कठोर चट्टानों पर गिरी। अब जब कठोर चट्टानों पे गिरेगी तो वहां पर क्या बनाएगी? जलप्रपात बनाती है। देखिए परिभाषा क्या है? जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है, ये देखिए ऊपर से गिर रही है, ठीक है, और नीचे कठोर है और आके किसी नदी में मिल गई और फिर वहां से आगे प्रवाहित हो जाती है। तो उदाहरणों में क्या क्या है? जलप्रपात, जब कभी घूमने निकलो तो राजस्थान में भी जलप्रपात देखने को मिले। चंबल नदी पर चूलिया प्रपात है, नर्मदा नदी पर धुआंधार प्रपात है। इसी तरीके से एक प्रपात भारत में बड़ा प्रसिद्ध है, जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नाम नोट कर लो, गरसोपा, महात्मा गांधी फॉल, या क्या कहेंगे? जौग प्रपात। इसका नाम है, जौग प्रपात भी कहते हैं। 3 नाम हो गए, जौग, महात्मा गांधी फॉल या गरसोपा। कहाँ पर है? शरावती नदी कर्नाटक में स्थित है।
ऊंचाई देखो 260 मीटर, कितना ऊंचाई से गिर रहा है ये देखो, नीचे पानी भाप की तरह उड़ रहा है, देखिए गिरने से पहले ही। कितना मनोरम दृश्य है, घूम के आइएगा कभी। तो जोग प्रपात लिख लो, शरावती नदी लिख लो और कर्नाटक लिख लो। दक्षिण वाले भाग में चलोगे तो कर्नाटक मिलेगा। यहाँ पर ये वाला भाग जो इधर का भाग है, इस भाग में क्या है, कर्नाटक। उस कर्नाटक में ही क्या है, शरावती नदी है, और वहीं पे क्या है, जोग प्रपात, कर्नाटक। एक और उदाहरण देखते हैं विश्व से। अब विश्व में चलते हैं। विश्व में क्या है, विश्व में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, खोज निकालते हैं। देखिए क्या नाम है, एंजल। एंजल जलप्रपात कहाँ पर है, वेनेजुएला। वेनेजुएला कहाँ है, दक्षिण अमेरिका। दो देखिए ना, दक्षिण अमेरिका, देखा है ना अमेरिका, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर जो भाग है इस तरीके से, ये आपका दक्षिणी, ये वेनेजुएला, ये आपका आ गया कौन सा, वेनेजुएला। तो इस वेनेजुएला में कौन सा प्रपात है, विश्व का सबसे ऊंचा, क्या नाम है उसका, एंजल। और ऊंचाई 979 मीटर, 979 मीटर। मतलब क्या मानो, 1000 मीटर में क्या बन जाता है, 1 किलोमीटर बन जाता है। तो 1 किलोमीटर की दूरी कितनी होती है, समय लगेगा आधा घंटा लग सकता है ना। इतनी ऊंचाई से नीचे गिर रहा है पानी, है ना, बड़ा अच्छा। अगला उदाहरण देखते हैं, नियाग्रा। ये भी बड़ा अच्छा है, ज़्यादा ऊंचा नहीं है पर बड़ा प्रसिद्ध जरूर है। लोग घूमने बहुत जाते हैं यहाँ पर। कहाँ पर है, देखिए कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर। संयुक्त राज्य अमेरिका है, अभी देखा ना हमने, उसकी सीमा पर कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर बनाता है ये देखा ना हमने। तो ये आपका अलास्का हो गया, ये कनाडा और ये संयुक्त राज्य अमेरिका। इन दोनों की सीमा पर क्या है, नियाग्रा जलप्रपात है। इन दोनों की सीमा नियाग्रा। कितनी ऊंचाई भाई, नोट कर लो, 51 मीटर। ज़्यादा ऊंचा नहीं है पर इसकी विशेषता देखो, देखने में कितना अच्छा, दोनों की सीमा बना रहा है। और एक क्या बना रहा है, देखो गोल घेरा बना रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, हॉर्सशू वाटरफॉल भी कहते हैं। अश्व की नाल, घोड़े की नाल जो होती है, उस नाल के जैसी आकृति बना ली इसने, तो हॉर्सशू वाटरफॉल भी कहा जाता है इसको। इसी तरीके से प्यारे बच्चों, अब नदी जब पहाड़ी इलाकों से उतरकर कहाँ आ जाती है, अब मैदानी इलाकों में आ रही है, तो मैदानी इलाकों में भी कुछ कार्य तो करेगी। देखते हैं क्या क्या। अब वहाँ बनाती है विसर्प। अब नदी थकी हारी आ गई, बहुत सारा मलबा अपने साथ परिवहन कर रही है। अब मैदानी इलाकों में आएगी तो उसको जमा करने लगती है। अब बहते बहते, बोझा ढोते ढोते नदी क्या हो जाती है, थोड़ी मंद होने लग जाती है और अपने वजन को, बोझे को वहीं छोड़ छोड़ के आगे बहती है। देखिए कैसे कैसे नदी मैदानी भागों में प्रवेश करती है, वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं, विसर्प कहते हैं। विसर्प, सर्प के जैसी आकृति, सर्प के जैसी आकृति। कैसे भाई, सीधी तो बह रही थी, सीधी बहते बहते बहुत सारा मलबा इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, कितना मलबा। तो बेचारी क्या हो गई, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई। वैसे इसका नाम है, रूस की नदी है मियांड्रोस, उसके नाम पर मियांडर रखा गया है। अंग्रेजी शब्द है मियांडर, उसी से क्या है, हिंदी में विसर्प कहते हैं। देखिए, देख रहे कितना अच्छा है। ये देखो नदी बह रही है, ये देखिए, यही तो बताया आपको। और फिर कहीं पे, अब ये देखो कितना नजदीक आ गई। कैसे बन रहा है, जैसे क्या लग रहा है, एक छल्ला बना दिया, जिसको क्या कहेंगे, लोप कहेंगे। देखिए आगे क्या बन गया, विसर्प लोप बन गया। मतलब इतनी घूम गई कि क्या बन गया, ऐसे घूमते घूमते क्या हो गया, एक छल्ला बन गया।
तो उसको विसर्प लूप कहते हैं। देखिए परिभाषा, जब विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन और निक्षेपण शुभ, मैंने बताया था ना क्या होता है, किनारों पर अपर्दन और निक्षेपण करती है। यहाँ पर, यहाँ तो क्या करेगी, अपर्दन, और यहाँ क्या करेगी, निक्षेपण। यहाँ डिपोजिशन करेगी, यहाँ इरोजन करेगी बाहर की तरफ। तो क्या करती है, कैसा बना देती है, विसर्प लूप के सिरे क्या आ जाते हैं, निकट आ जाते हैं, इतना ज़्यादा निकट। ये देखो ऐसे आ रही है और ये बन गया लूप, तो ये बन गया आपका विसर्प लूप। अब आगे बढ़ेगी ये लूप, जब आप ये मानो कि ये बंद हो गया तो क्या बनेगा, तो बनेगा एक झील बन जाएगी। उस झील का भी बड़ा रोचक नाम है, क्या नाम है, ऑक्सबो लेक, या हिंदी में कहेंगे गोखुर झील। देखिए चाप झील, क्या कहेंगे, चाप झील या गोखुर झील भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, गोखुर, गाय के खुर के आकार की होती है, या चाप झील भी इसको कहा जाता है। और अंग्रेजी में कहते हैं ऑक्सबो लेक। क्या कहेंगे, ऑक्सबो लेक। क्या है परिभाषा, जब समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं, क्योंकि नदी को तो आगे बहना है, अनवरत बहना है, रह जाओ अपना, आगे बढ़ो, और एक अलग झील बना देती है। ये देखो कितना मनोरम दृश्य है। ये पूरी क्या बन गई है, एक चाप के जैसी झील, या गोखुर झील भी कहा जाता है इसको। तो कोई उदाहरण बता दे भारत में, लिख लो। झेलम नदी है, कौन सी नदी है, झेलम, जम्मू कश्मीर से निकलती है, वहाँ से लद्दाख होते हुए जाती है, फिर पाकिस्तान चली जाती है। पर जाने से पहले झेलम पे कौन सी है, एक झील है, वुलर, वुलर लेक, वुलर झील। ये वुलर झील बड़ी प्रसिद्ध है, नाम नोट कर लेना, यह भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। क्या नाम है, वुलर। और ये किसका उदाहरण है, ये चाप झील का भी उदाहरण है। याद हो गया, झेलम जम्मू कश्मीर में, और मीठे पानी की झील का नाम क्या है, वुलर झील है। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। अब नदी कहाँ पहुँच गई, मैदानों में चली रही है। अब मैदानों में लाते लाते क्या होता है, कई बार बहुत बारिश होती है और लाकर बहुत पानी क्या होता है, बारिश में आपने देखा पानी आता है और अपने साथ बहुत सारा कीचड़, मलबा, पंख सब लाकर क्या होता है, किनारों पर जमा कर देती है। और उसी से क्या बन जाता है, बाढ़कृत मैदान बन जाता है। बड़ा उपजाऊ होता है, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, सतलज नदी, ये सब क्या है, उत्तर प्रदेश में इस तरीके के मैदान बड़े प्रसिद्ध हैं। उत्तर प्रदेश है, बिहार के उत्तरी भाग हैं, पश्चिम बंगाल के भाग हैं, खेती के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। देखिए क्या क्या है, कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, जिससे निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है, और बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं पदार्थों का निक्षेपण करती है। तो मैंने बताया था, शुरू में तो क्या करेगी, अपर्दन, फिर करेगी परिवहन, और लास्ट में जाकर क्या करेगी, डिपोजिशन या निक्षेपण। क्या करती है, आखिर में निक्षेपण का कार्य करती है, जमा देती है। आगे देखिए, ये देखिए, ये बाढ़कृत मैदान है, महीन कणों से बना हुआ है, समझ गए। आगे देखते हैं। अब नदी पहुंच गई, नदी मिले सागर में, ठीक है। नदी कहाँ मिलती है, अंत में जाके सागर में मिलती है। तो सागर में जब जाएगी तो सब कुछ छोड़ जाती है। क्या क्या छोड़ जाएगी, बहुत अच्छे कर्म करती है नदी, और अपने अंत में क्या छोड़ के जाती है, बहुत उपजाऊ मैदान छोड़ जाती है। महीन कणों का बना होता है, बहुत लाभकारी होता है। क्या नाम है उसका, डेल्टा। क्या है उसका नाम, डेल्टा बनाती है अंत में। तो उससे पहले वितरिका को भी लिख लीजिए। क्या है, समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा होता जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। देखिए नदी बह रही है और छोटी छोटी धाराओं में क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। ये देखिए, और लास्ट में अभी बात कर रहा था मैं, क्या बना देती है, डेल्टा बना देती है। वितरिकाएं निकलती हैं और वो लाके मुहाने पर, ये मुहाना है,
देखो ये वितरिकाएं हैं, छोटी छोटी वितरिकाएं आ रही हैं और सब लाकर क्या कर रही हैं, मुहाने पर पंखों का जमाव कर रही हैं। देखिए अंत में नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है, मुहाना समुद्र के पास बनाती है। सभी मुहानों के अवसाद के संग्रहण से डेल्टा का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए सुंदरवन का डेल्टा विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरवन का डेल्टा है। क्यों नाम रखा सुंदरवन, चलो बता देता हूँ। सुंदरी नाम के पेड़ पाए जाते हैं। क्या नाम है, सुंदरी पेड़, ये देखो। और प्यारे बच्चों एक खास बात है, रहस्य है, क्या है, ऐसे पेड़ जिनकी जड़ें पानी में दिखाई देती हैं वो कौन से हैं, मैनग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं उनको, मैनग्रोव वनस्पति, कच्छ वनस्पति कहते हैं। वो यहीं पाए जाते हैं डेल्टा के किनारे पर। ठीक है, ये देखिए जड़ें दिख रही है, पानी 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 सब जगह, और इनकी जड़ें आपको सब भली भांति दिख रही हैं। और किसकी जड़ें बाहर दिखती हैं, बरगद के पेड़ की, पढ़ा था ना 5th क्लास में। ये कौन से, इनकी तो जड़ें पानी में दिखती हैं पर ये अच्छा कार्य भी करती हैं, तट के कटाव को रोकती हैं। तो हमें इन कच्छ वनस्पतियों का क्या करना चाहिए, संरक्षण भी करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।